नमस्कार, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हुए हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, कौन-कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है बॉडी के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो आपसे यहाँ से हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा मिल जाते हैं क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक ही यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको कौन-कौन से फैक्टर्स बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है, जिसके पास भी नोट्स नहीं है प्लीज़ उसको डिक्टेट कर लें और जिसके पास हैं, तो इसके अंदर जो निमोनिक मैं आपको बताऊँगा उनको लिख लें। आगे बात समझ में? चलिए, तो मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कि देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम से ही पता लगता है कि ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स कि ऐसे फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपको कहीं पे चोट लगी, किसी पेशेंट को कोई चोट लगी, वहां से ब्लड कोई बह रहा है। अब जब जैसे ये हमारा किसी का स्किन का पार्ट है, ये किसी का सपोज दैट हैंड है, यहाँ पे कट लगा है। अब जहाँ पे कट लगेगा तो ब्लड लॉस होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या मिलता है, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट बना के उस उस इंजरी वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ताकि उससे क्या होगा प्यारे बच्चों कि वहाँ पे आपको जो ब्लड है वो लॉस नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सिंपल सी बातें में हम बात करेंगे। तो मैंने क्या डेफिनिशन लिखी है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ऐसे फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आगे बात समझ में? अब सपोज दैट किसी पेशेंट को कोई इंजरी हुई है बहुत तगड़ी वाली। इन द सेंस मैं कहता हूँ कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक से किसी ने टू व्हीलर आरडीए का केस है और उसके अंदर क्या हुआ है, क्या हुआ है प्यारे बच्चों, एक्सीडेंट हुआ है उसका। अब आपके पास आप इमरजेंसी की ओटी के अंदर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, इमरजेंसी के अंदर एम्स की इमरजेंसी के अंदर आप काम कर रहे हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर। उसके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं बॉडी से। जो ब्लीडिंग हुई है, सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, उसके केस में क्या हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। अगर वो खत्म हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, और जो खत्म हो जाने की कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं। अगर सपोज दैट किसी पेशेंट के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो उसकी बॉडी से खत्म हो चुके हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो जो बचा कुचा ब्लड है वो बहने लगेगा। अब जब बहेगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहने की वजह से उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, डेथ वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स लॉसेस इन सीवियर ब्लीडिंग इज कॉल्ड डीआईसी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि भैया डीआईसी का नाम दिया है। डीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है कि डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सी भाषा में ये है प्यारे बच्चों कि अगर किसी पेशेंट के अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बहने के चांसेस होते हैं किसके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स से। अगर वो बह जाते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। आगे बात समझ में? अब भैया अगर किसी सपोज दैट अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पेशेंट को देते हैं नहीं देते हैं, कि भाई बिल्कुल देते हैं। कि जैसे हम आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, ब्लड कम होता है, तो उनको हम ब्लड चढ़ाते हैं। वैसे ही हमारे क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो किसके रूप में होते हैं भैया, एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट्स के रूप में होते हैं। आपको पेशेंट को क्या चढ़ाने होंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर चढ़ाने होते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स के रूप में चढ़ाने होते हैं, एफएफपी के रूप में चढ़ाने होते हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगा। कौन-कौन सी बातें करेंगे बच्चों, कि हम कौन-कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और कितने होते हैं नंबर्स में। तो आपको बताना है कि सर नंबर्स में हमारे 12 होते हैं और 12 कौन से देखे जाते हैं कि छठवां वाला जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सर 12 ही होते हैं। आगे बात समझ में? वैसे होते 13 हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि बच्चों छठवां वाला जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 12 होते हैं। आगे बात समझ में? सबसे पहला कौन-सा होता है? सबसे पहला होता है फिब्रिनोजन। सबसे पहला होता है फिब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम, लेवाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर्स, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, क्रिस्मस, स्टुवर्ट पावर एंड प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड हैगमैन फैक्टर एंड फिब्रिन
स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ये सभी को पता होंगे लगभग कि सर हमारे ये 12 जो फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सभी को लगभग पता होगा, लेकिन सर इसको याद करने का कौन-सा तरीका अच्छा है? उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ज़्यादा ही दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। सबसे पहली बात मैंने आपसे करी है कि सर फिब्रिनोजन फेस पे तेल कम पाउडर से आया चिकना पसीना। समझ में आई बात? देखेंगे फेस F4 F4 क्या होता है? फिब्रिनोजन। देखो हँसना नहीं है, ट्रिक है, बहुत अच्छी है, आपको याद करना है, समझ में आ जाएगी, ठीक है? फेस पे P4 प्रोथ्रोम्बिन, P4 क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन एंड F4 फिब्रिनोजन। आगे बात समझ में? T4 टिश्यू तेल, T4 तेल टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, C4 कैल्शियम, P4 पाउडर या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिरिलिन या फिर लेवाइल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? C फॉर स्टेबल फैक्टर्स होते हैं, I फॉर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स होते हैं, क्रिस्मस जो होता है वो चिकना, क्रिस्मस फॉर चिकना, C फॉर चिकना एंड स्टुअर्ट पावर फॉर पसीना, S फॉर पसीना एंड फिर है फाइन। दोबारा समझेंगे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि फेस पे तेल कम पाउडर से आए चिकना पसीना फिर है फाइन। इसको 3-4 बार आप बोलोगे हमेशा याद हो जाएगा, आपको रट जाएगा ये चीज़, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एक पेपर लेना है, पेपर पे इन सारों फैक्टर्स को लिखना है और जहाँ भी आप पढ़ते हो, इनको वहाँ पे अटैच कर देना है। आपको ऑटोमेटिक ही ये चीज़ें याद हो जाएँगी। जितना आप बार-बार किसी चीज़ को देखते हो ना, तो वो उतनी ही ज़्यादा याद होती हैं। और सबसे पहला मैं आपको इसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार-बार हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? सबसे जो पहला फैक्टर होता है प्यारे बच्चों वो कौन-सा होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा जो 8 नंबर का जो फैक्टर होता है इससे बहुत बार क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन्स पूछे गए हैं कि 8 नंबर का कौन-सा फैक्टर होता है? तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, उसको कॉज़ करने वाला फैक्टर होता है। आगे बात समझ में? चलिए और पूछा गया है 4th नंबर के बारे में कि कैल्शियम कौन-सा फैक्टर है? तो कैल्शियम आप सभी को ध्यान रखना है कि 4th नंबर का होता है। नंबर दूसरे के बारे में पूछा गया है कि सर प्रोथ्रोम्बिन कौन-सा होता है? तो आपको याद रखना है कि कौन-सा होता है? कौन-सा है प्यारे बच्चों? सेकंड नंबर का होता है। एक हैगमैन फैक्टर के नाम से हैगमैन फैक्टर भी पूछा गया है एक एग्ज़ाम के अंदर कि सर हैगमैन फैक्टर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हैगमैन फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि 12 नंबर का फैक्टर कौन-सा होता है? तो हैगमैन फैक्टर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इनका जो आपको ये याद रखना है बच्चों मैंने आपको जो लिखाया है ना रोमन संख्या के अंदर जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और 6 यहाँ पे नहीं होता है। इस चीज़ की गलती मत कर देना। मैं आपको इस बार-बार चीज़ यही कह रहा हूँ कि इसको आप एक पेपर में लिखेंगे, पेपर में लिख के आपको एक फ्रंट में लगाना है जहाँ पे आप पढ़ते हो। इनको डेली की डेली रिवीज़न करना है। मोबाइल में आप स्टेटस लगा सकते हो इस चीज़ का आपको याद कैसे भी ये याद होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया कि सर 6 यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि सर 7th पे जाना है। 7th कौन-सा होता है? स्टेबल फैक्टर होता है। 8 नंबर के क्वेश्चन पे इतने बार क्वेश्चन्स आया हुआ है और क्रिसमस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बात समझ में? तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। इनको पढ़ें। थैंक यू सो मच और क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।